नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने इन दिनों मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC के वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे। सच कहूं तो ये नतीजे किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक तरफ तो हमें ऐसा ऐतिहासिक मुनाफा दिखता है जो किसी को भी उत्साहित कर दे, और दूसरी तरफ मार्जिन और वैल्यूएशन को लेकर कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट आज की चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे Q4 अर्निंग्स के स्नैपशॉट से, फिर बात करेंगे कंपनी की रणनीतिक विविधीकरण यानी स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की। इसके बाद हम बुलिश केस में रिकॉर्ड ग्रोथ को समझेंगे और बेरिश केस में वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं पर गौर करेंगे, और अंत में हम डिविडेंड और जरूरी कॉर्पोरेट अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले Q4 अर्निंग्स स्नैपशॉट से शुरुआत करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च की तिमाही में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है ये 9% का शानदार आंकड़ा। IRFC की कुल आय में साल दर साल लगभग 8.9 से 9% का उछाल देखने को मिला है। ये बढ़कर 7,328 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। यहाँ तक कि ब्याज से होने वाली शुद्ध आय में भी लगभग 4.9% की बढ़त हुई है। अगर सिर्फ ऊपरी तौर पर देखें तो एक बहुत ही जबरदस्त टॉप लाइन ग्रोथ का संकेत देता है। लेकिन रुकिए, असली कहानी में ट्विस्ट तो यहां आता है। एक तरफ आय में 9% का उछाल और दूसरी तरफ मुनाफे में वृद्धि सिर्फ 0.14%। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 1,684 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग बिल्कुल सपाट है। और अगर हम इसकी तुलना ठीक पिछली तिमाही से करें तो मुनाफे में असल में गिरावट ही आई है। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ आय बढ़ रही है और दूसरी तरफ मुनाफा वहीं का वहीं अटका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पैसा जा कहां रहा है। देखिए, डेटा बताता है कि इस दौरान कंपनी के खर्चों में लगभग 11.9% का भारी उछाल आया है। ये खर्चे बढ़कर 5,644 करोड़ रुपए हो गए हैं, और यही बढ़ा हुआ खर्च सीधे तौर पर मुनाफे को खा रहा है। फाइनेंस की दुनिया में इसी स्थिति को मार्जिन स्क्वीज कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये खर्चे इतने बढ़ क्यों रहे हैं। इसका जवाब हमें IRFC के स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन पिवट में मिलता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बाद से भारतीय रेलवे ने IRFC से कोई नया फंड या डिसबर्समेंट लिया ही नहीं है। तो अब कंपनी क्या कर रही है? रेलवे पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वो अपना दायरा बढ़ा रही है। अब उनका फोकस सिर्फ रेलवे ट्रैक या ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन और फर्टिलाइजर जैसे नए सेक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं। इस पूरे बदलाव को कंपनी के CMD श्री मनोज कुमार दुबे जी के इस बयान से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये नतीजे IRFC के बिजनेस मॉडल में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट को दिखाते हैं, यानी कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल रेलवे फाइनेंसर नहीं रही, बल्कि खुद को एक बड़े डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग संस्थान के रूप में ढाल रही है। और यही वो जगह है जहां मार्जिन स्क्वीज की गुत्थी सुलझती है। जब भी कोई कंपनी अपने पुराने और जमे जमाए बिजनेस से निकलकर नए क्षेत्रों में कदम रखती है तो शुरुआती दौर में उसके खर्चे तेजी से बढ़ते हैं। जब व्यवसाय चलाने की लागत, जैसे नए सेक्टर्स की फंडिंग और संसाधन जुटाने का खर्च आय से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन का सिकुड़ना बहुत स्वाभाविक है। खैर, ये तो हुई चुनौतियों की बात। आइए अब सिक्के को पलटते हैं और द बुलिश केस पर नजर डालते हैं, यानी उन आंकड़ों पर जो निवेशकों को बेहद उत्साहित कर रहे हैं। जरा इस 7,009 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए। एक तिमाही के उस सपाट मुनाफे को अगर हम किनारे कर दें और पूरे वित्तीय वर्ष 2026 की बात करें तो IRFC ने इतिहास रच दिया है। ये उनका अब तक का सबसे अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 7.8% की बेहद मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है। और बात सिर्फ मुनाफे तक ही सीमित नहीं है। कंपनी के काम का पैमाना देखिए। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 4.85 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार कंपनी की कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गई है। यह दिखाता है कि भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में इनका दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है।
इन शानदार नतीजों के पीछे कंपनी का जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट है। सबसे कमाल की बात है इनका 0 NPA स्टेटस, मतलब इनका एक भी लोन फंसा हुआ नहीं है। इस साल इन्होंने 72,949 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पास किए हैं और 35,067 करोड़ रुपए बांटे भी हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सफल रीफाइनेंसिंग डील्स भी की हैं। इतने दमदार आंकड़ों के बाद भी मार्केट के कई एक्सपर्ट्स सतर्क रहने की सलाह क्यों दे रहे हैं? आइए द बेरिश केस को समझते हैं और देखते हैं कि असली चिंता कहां छिपी है। वॉल स्ट्रीट और बाजार विश्लेषणों की सबसे बड़ी चिंता है वैल्यूएशन। अगर हम IRFC के प्राइस टू अर्निंग्स यानी P/E यानी P अनुपात की तुलना इसके PSU साथियों से करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां REC और PFC जैसी कंपनियां 5.6 और 8.2 के बहुत ही आकर्षक P/E पर ट्रेड कर रही हैं, वहीं IRFC का PE 19 से 20 के बीच है। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक IRFC की हर एक रुपए की कमाई के लिए काफी भारी प्रीमियम चुका रहे हैं। और इस ऊंचे वैल्यूएशन का असर देखिए, एनालिस्ट का जो एवरेज एक साल का टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है वो मात्र 61.2 रुपए है। मौजूदा प्राइस के हिसाब से अगर इसे देखें तो ये स्टॉक में लगभग 40% की एक भारी गिरावट का इशारा कर रहा है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि स्टॉक अपनी असली कमाई की क्षमता से कहीं ज्यादा आगे भाग चुका है। तो इन चेतावनियों का आधार क्या है? पहली बात, ऊंचे वैल्यूएशन के कारण वॉल स्ट्रीट से सर्वसम्मति से सेल यानी बेचने की रेटिंग मिल रही है। दूसरी बात, एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा, कंपनी के डेब्टर डेज 3,827 दिन है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि पूंजी वापस लौटकर आने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग रहा है। और तीसरी बात, इस स्टॉक का इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है और भारी तेजी के बाद अब ये करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और डिविडेंड के साथ साथ कुछ अहम कॉर्पोरेट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो रेगुलर इनकम को महत्व देते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1.05 रुपए के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। ये इस बात का संकेत है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के वादे पर कायम है, जबकि नए सेक्टर्स में विस्तार और भारी पूंजी की आवश्यकता के बावजूद। कैलेंडर में कुछ तारीखें जरूर नोट कर लीजिए। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 13 मार्च 2026 तय की गई है। इसके अलावा 7 मई को लीडरशिप में एक अहम बदलाव हुआ है, जहां वित्त मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी सुश्री लेया मद्दूरी को सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है 15 मई की एनालिस्ट और इन्वेस्टर कॉल, जहां प्रबंधन के साथ भविष्य की रणनीतियों पर डीप डाइव चर्चा होने वाली है। तो कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी है, जैसे जैसे IRFC रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर ऊर्जा और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में उतर रहा है, हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या कंपनी का ये नया और बड़ा विजन इसके इतने महंगे प्रीमियम प्राइस टैग को सही ठहराता है? क्या ये नया रास्ता आगे चलकर मुनाफे के मार्जिन को और बढ़ाएगा या फिर ऊंचे वैल्यूएशन का ये बोझ स्टॉक को नीचे ले आएगा? इसका जवाब तो आने वाले वक्त और अगली कुछ तिमाहियों के प्रदर्शन में ही छिपा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और बाजार के हर पहलू पर अपनी नजर बनाए रखिए।